अगर जिसकी ज्यादा मिस हो तो मैं क्या छोड़ ही देता होगा। हाँ वहाँ इशू है वो तो। क्लास अपने कौन सा सेक्शन चल रहा था इसमें? ठीक है एक हाँ जी ठीक है 313 132 ठीक है हाँ हाँ सर एक तरफ हम कह रहे हैं कि अगर 122 में हम जो बयान ले रहे हैं वो बोझ पे लेते हैं ठीक है इसीलिए शायद उसके लिए पर्जरी ऑफेंस बनता है ठीक है दूसरी तरफ से हम कह रहे हैं कि उसको एक प्रोटेक्शन भी मिलेगी अगर उसको उसने कुछ मतलब अगर उसका आंसर उसको इंक्रिमिनेट करे हाँ ठीक है देखो उनमें पॉइंट क्या है कि 313 CRPC और 132 एविडेंस ये बेसिकली है एक्यूज के रिगार्डिंग इसमें है विटनेस वाला क्राइटेरिया फिर क्या है कि इसमें नो ओथ है इसमें ओथ है जब ओथ है तो नो कंपेलिंग वाला पार्ट मतलब एक तरीके से रहता है नो कंपेलिंग फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं दो चीजें हैं इसकी नो कंपेलिंग फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब हाँ इफ मतलब कुछ बोल दिया इफ समथिंग है इंक्रिमिनेटरी तो उसके अगेंस्ट यूज नहीं होने नॉट यूज्ड तो पॉइंट क्या हुआ इस ओथ के साथ में लिंक है ओथ की सेक्रेटरी ओथ सेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कि स्पीक द ट्रुथ यू आर प्रोटेक्टेड हाँ तो इसलिए प्रोटेक्शन आ रही है ये वाली जो यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं अगर यही बंदा अगर आ गया 315 में फिर ये सारी चीजें होगी फिर विटनेस है ना हाँ बट सेल्फ इंक्रिमिनेटरी वाली प्रोटेक्शन तो मिलेगी जैसे उसके रिगार्डिंग ये वाला पार्ट एक अलग हो जाए जैसे ठीक है तो वो विटनेस हो गया बोलो आप सच बोलो ओथ लिया आपने सच बोलोगे और उसके कारण आपको कंपेल किया जा रहा है उसके चक्कर में अगर कुछ बोल दिया आप प्रोटेक्ट ठीक है प्रोटेक्शन दे दी जैसे इसीलिए वहां पे आ रहा है फिर सच भी नहीं बोलेगा फिर वो कहता है कि एक तो धक्के से बुलाओगे और मेरे अगेंस्ट यूज करोगे ये नहीं करना है ना इसलिए उसको प्रोटेक्शन दे रहे कि आप बताओ जो बात थी उसमें आपके अगेंस्ट आगे वो आपके अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे यू आर अ विटनेस फॉर दिस पर्पस तो हम विटनेस की टेस्टिमनी की बात करें फिर कहते चलो ठीक है बताता हूँ हाँ हाँ तो सर एक तरफ हमने कहा कि 122 में जो विटनेस है इज बाउंड टू आंसर ओनली द रेलेवेंट क्वेश्चन ठीक है सर तो शेक इज क्रेडिट के लिए अपोजिट पार्टी होगी अपोजिट पार्टी इज नॉट लिमिटेड टू रेलेवेंट वो इरेलेवेंट पे भी जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में इरेलेवेंट क्वेश्चन हमने रीड किया था लास्ट क्लास में क्रॉस एग्जामिनेशन में इरेलेवेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ये वाला पार्ट जिस पार्टी ने बुलाया है वो हॉस्टाइल के टाइम पे वही चीजें करती है एज इफ इट इज अपोजिट पार्टी वो वाला पार्ट भी आ जाएगा ना जैसे इस तरीके से लिंक है क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना जितना वहां पे क्लियर हो जाता है क्रिमिनल लॉ में ये वाला क्वेश्चन घूम के अलग तरीके से आता है 300 से लेके 327 वाला पार्ट उसमें मेजर कुछ पॉइंट यही है 311 से लेके 315 वाला पार्ट है उसका लिंक यहाँ पे 145 146 155 वगैरह से रिलेट करके 132 से रिलेट करके क्योंकि 315 में भी विटनेस वाला पार्ट है और वो एग्जामिनेशन वाला पार्ट भी तो आएगा इससे जब एग्जामिनेशन होगा तो 132 तो अप्लाई होएगा ही होएगा इस रीजन से और इवन 114 का एच रीड करना वो भी 132 के साथ ही जाता है जो भी आपने बात बोली That if a man refuses to answer a question which he is not compelled to answer by the law, the answer if given would be unfavorable to him. और लास्ट इसकी एज टू इलस्ट्रेशन एच को रीड कर As to illustration H,
a man refuses to answer a question which he is not compelled by law to answer, but the answer to it might cause loss to him in matters unconnected with the matter in relation to which it is asked. रीजन दोनों में आपस में भी कॉन्ट्रडिक्शन लगती है, बट लैंग्वेज का फर्क है इलस्ट्रेशन का और मेन का। तो इसमें क्या है कि नॉट कंपेल्ड है, उसमें कंपेल्ड है कहीं ना कहीं। नॉट कंपेल्ड तो आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल। तो सिंपल सी बात 132 के लिए होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बंदा चुप रहता है तो हम क्या मानेंगे कि मतलब वो कुछ ना कुछ उसी के अगेंस्ट है, इट इज एडवर्सली इंपैक्टिंग इफ ही इज आंसर। वो विटनेस के ऊपर तो अप्लाई होता ही होता है। और विटनेस वही ना कि एक पर्सन कैन बी एक्यूज, पर्सन कैन बी विटनेस। जो विटनेस है तो 132 की एप्लीकेबिलिटी, अदरवाइज उसकी 313 एक इंडिपेंडेंट हो गया, 315 एक अलग हो गया। ये बात कह रहे थे कि 132 और 165 अगर एविडेंस में से ये पावर्स ले ली जाएं जज से तो उसकी वही पावर है, तो भी शायद ऑपोजिट काउंसिल की है। हाँ, क्योंकि देखो इवन नहीं है, कह सकते हैं हम। रीजन क्या है कि जैसे अकेला सुनना ही नहीं है और रेलेवेंट फैक्ट्स भी निकलवाने हैं, ठीक है। यही काम 311 भी करता है सीआरपीसी का। 311 सीआरपीसी का टाइटल क्या है? 311 सीआरपीसी हैज टू बी रीड विद 165 ऑफ एविडेंस। सेम ही है वहां पर। तो वो अनलिमिटेड पावर्स दी गई है। एनी पर्सन, एनी क्वेश्चन, रेलेवेंट और इरेलेवेंट, मैटर कनेक्टेड और अनकनेक्टेड, इस तरीके से। अब ये चीज पॉइंट वही आया था ना कि अब कोर्ट को कैसे पता चला कि ये बंदा मटेरियल है कि नहीं? पता चलेगा तभी चलेगा ना। इसलिए वो इधर से इंफॉर्मेशन उन चीजों से निकल के आएंगी। पॉइंट है जस्टिस करना तो वो रीजन है ना उसी के लिए, इसलिए उसको एक एक्स्ट्रा पावर्स दी गई। हाँ, क्योंकि वो पॉइंट है कि अगर जजमेंट का जो भी माइंडसेट बन गया उसमें आ रही हैं चीजें, अब उन उसको अपने डाउट के क्लियरेंस के लिए और फैक्ट्स चाहिए तो वो निकलवाएगा। इसीलिए 165 का फर्स्ट पैराग्राफ उसको हेल्प करता है। 165 का सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करना उसमें। Section 165 judges power to put questions or order production. The judge may, in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts, ask any question he pleases in any form, at any time, of any witness or of the parties about any fact relevant or irrelevant, and may order the production of any document or thing on neither the parties nor their agent shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor without the leave of the court to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question. ठीक है, जज वाला पॉइंट तो आ गया ना कि एनी क्वेश्चन, एनी पर्सन, रेलेवेंट फैक्ट और उसके रिगार्डिंग, बट आगे जाके लिमिटेशंस लगा दी हैं। जजमेंट है वो रेलेवेंट फैक्ट पर रहनी चाहिए जैसे इसके रिगार्डिंग, और वो प्रूव्ड फैक्ट भी हो रेलेवेंट फैक्ट। अकेला रेलेवेंसी नहीं चाहिए, प्रूविंग भी चाहिए। इसलिए हमने शुरू में ड्रॉ किया था जैसे रेलेवेंट, प्रूव्ड या रेलेवेंट नॉट प्रूव्ड। इरेलेवेंट और प्रूव्ड में क्या फर्क पड़ता है? इरेलेवेंट प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड नो मैटर, रेलेवेंट प्रूव्ड मैटर, और रेलेवेंट प्रूव्ड है उसका फाइनल कंक्लूजन 165 यहां पे इसके रिगार्डिंग है। क्वेश्चन इररिलेवेंट हो सकता है लेकिन जजमेंट रेलेवेंट। जजमेंट तो रेलेवेंट फैक्ट और रेलेवेंट फैक्ट भी प्रूव्ड की कैटेगरी पे, उन्हीं पे लिमिटेड होनी चाहिए इससे। तभी तो हम जैसे बात करते हैं कि प्रिविलेज कम्युनिकेशंस उनका स्टेटस क्या है? रेलेवेंट है, इरेलेवेंट है, क्या है? कंपेलिंग का मतलब दे कांट बी प्रूव्ड, वो वाला पार्ट आ गया। सेम ही चीज कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर क्या, उनके टाइटल में भी और टेक्स्ट में भी क्या लिखा है? रेलेवेंट बट कांट बी प्रूव्ड। रेलेवेंट है बट कांट बी प्रूव्ड, और रेलेवेंट में ही 27 एक्सेप्शन बन जाता है, रेलेवेंट एंड कैन बी प्रूव्ड। हाँ, डिस्कवरी वाला पार्ट जैसे उसमें आता है तो उसके साथ में कोरिलेट हो जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन क्या है कि आपस में उसमें सीआरपीसी वाले पार्ट है उनसे रिलेटेड है जैसे उनके साथ। और मैंने कहा तहसीलदार सिंह वाला केस तो कर लिया था। एक तपनदास वाला भी केस किया था, उसमें कुछ उसका मैंने रेफरेंस दे दिया, वैसे वो हाई कोर्ट के जरूरी नहीं है इसमें। अब इसमें देखो 145 वाला पार्ट था
क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। 145 एविडेंस को हमने कौन से सेक्शन के साथ में रिलेट किया था? 145 तो हो गया एविडेंस का, और 161 सीआरपीसी का। उससे रिलेटेड तो वो प्रीवियस स्टेटमेंट ही होगी जैसे उसके रिगार्डिंग। और क्या कहला 161 तक रिलेट करें या 164 भी ला सकते हैं? 145 के पर्पस के लिए क्या अकेला 161 सीआरपीसी रहेगा या 164 सीआरपीसी हो सकता है? नहीं, 145 है इसी इसमें, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। 145 के दो पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट रीड करना, बट से पहले वाला से। A witness may be cross-examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing and relevant to the matters in question without such writing being shown to him or be. हाँ, तो ये तो हो गया सिंपली जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन करना है जैसे 161 भी तो प्रीवियस स्टेटमेंट, 164 भी तो प्रीवियस स्टेटमेंट ही है एक तरीके से। अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग। हाँ, तो रिड्यूस इनटू राइटिंग में तो 164 भी आएगा, क्योंकि 164 इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए वो दोनों आ जाएंगे। अब वो स्टेटमेंट्स हैं एक पॉइंट, उसके बाद में भी क्या आता है कि जैसे सिचुएशंस बनती हैं कई बार डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस। 154 सीआरपीसी एफआईआर इन्फॉर्मेंट क्या होनी चाहिए? ओरल होती है, राइटिंग होती है? रिड्यूस इनटू राइटिंग। देखा जाए क्या साइनिंग वाला पार्ट रहता है? चेक करो, देखो ये प्री के क्वेश्चन है छोटे छोटे से ऐसे ही आते हैं और पढ़ा हुआ है और उसके चक्कर में आपको कंपेल होता है कि मैं तो आंसर करूंगा और उसके चक्कर या तो 4 आएंगे या 1 जाएगा, ये होता है। ओरल हो गई, साइन वर्ड है ना, इसीलिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आते हैं बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। टाइप क्या है, ओरल और रिटन? Whether required signing statement बेस आता है कि which of the following is right या wrong, true or false, ये क्वेश्चन आता है। अभी तो ये बार बार आपने पढ़ा होता है, फिर आप भी कंपेल होते हो कि आंसर तो मैंने करके ही आना है, उसके चक्कर में होता है, फिर वो इधर उधर भी हो जाती चीजें, इसीलिए मिस्टेक्स हो। अब 154 में एक बंदे ने एफआईआर करवा दी, पुलिस वालों ने फिर बयान लिया उसका, रेडी है वो, क्योंकि 164 में क्या अकेला कन्फेशन है कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस भी क्या है? 164 में confession and statements, that means क्वेश्चन आता है कि 164 talks about the statement of the witness, statement of the accused, statement of the victim, all of the above, या उसमें चेंज कर देते हैं A and C या A and B? A and B accused और witness आएगा। accused क्या victim witness नहीं हो सकता? accused हो सकता है, विक्टिम विटनेस नहीं हो सकता? बेस्ट विटनेस। हाँ, तो जब वो विक्टिम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा तो 164 में करवाएगा। वो अगर इन्फॉर्मेंट भी विक्टिम है, हम रजिस्टर की बात करते हैं, कौन पहुंचा था वहां पे पुलिस स्टेशन में, इसके साथ कुछ हुआ था, वही पहुंचा था। जब वो वहां पे पहुंचा तो उसी का बयान तो दर्ज कर रहे हैं, उसी को फिर उन्होंने बुला लिया। क्या पता मरने वाला भी हो बंदा, मरने वाला होगा तो डाइंग डिक्लेरेशन आल्सो अ स्टेटमेंट, तो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं बन जाएगा 160, और उसको हमने सबसे हायर पेडेस्टल पे नहीं रखा है, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट वाले पार्ट में विटनेस में वर्ड विक्टिम भी इंक्लूड है। वही बंदा, उसी के साथ कुछ हुआ है, उसने जाके एफआईआर करवाई, उसकी हालत खराब है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, मैजिस्ट्रेट के पास में भी लेके मैजिस्ट्रेट आ गया, उसी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। वो कन्फेशन में नहीं जाएगा, स्टेटमेंट में जाएगा, और वही स्टेटमेंट हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रह जाए, हो सकता है वो डाइंग डिक्लेरेशन में कन्वर्ट हो जाए। कन्फेशन है, स्टेटमेंट विक्टिम की बात ही नहीं कर रहा वो तो। और
अब पॉइंट हम हमेशा क्या बात करते हैं, डाइन डिक्लेरेशन सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी वाले की? मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया, फिर मैजिस्ट्रेट कब रिकॉर्ड करेगा? ट्रायल के टाइम जिंदा रहेगा वो तो तभी करेगा जब वो हालत है उस बंदे की, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू होगी ना, कॉग्निजेबल है, इतना इंजर्ड है वो, उसकी हालत खराब है, तभी तो रिकॉर्ड कर लियो। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड कब करता है मैजिस्ट्रेट? 164। ये जो जाल बनता है ना इसका, सीआरपीसी का और एविडेंस वाला पार्ट है। ये जो पॉइंट ये क्लियर हो गए, यही वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन मेन में भी रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम में भी रहते हैं, थोड़ा घुमा के जैसे इनका है लैंग्वेज बेसिक क्वेश्चन जैसे, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट वर्ड है, टाइटल याद रह जाता है। विटनेस की, विक्टिम की थोड़ा बात, विक्टिम भी तो है ही है, फिर उसके लिए अलग से कौन सा आप बताओ, ये आ गया। इसलिए उन्होंने 162 का 2 अलग से बनाया। पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट में 162(2) में क्या था? नहीं 162(2), 162 Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provision of clause 1 of 32 and 37. क्यों? वो ये पुलिस को बोला हुआ है, उसका यूज क्या है? ओनली कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट ही 145 है। जो 162 का पहला क्लॉज 1 है वो बोलता है, वो 145 वाली बात ही बोलता है। पुलिस को स्टेटमेंट दे दी, फिर उसके बाद में क्या होगा? तभी मैं बोल रहा हूँ एक ही बंदा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके बाद में ट्रायल स्टार्ट, ट्रायल के बाद में एग्जामिनेशन इन चीफ। अब अगर एग्जामिनेशन चीफ में यहाँ पे थोड़ी वेरिएशन अच्छे से बना के कहानी कुछ बोली गई है, कुछ नए फैक्ट्स डाल दिए गए, तो जब एग्जामिनेशन चीफ के बाद में क्रॉस होगा, अपोजिट काउंसिल करेगा, तो इस चीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए प्रीवियस स्टेटमेंट ये होगी, ये 145 है प्रीवियस स्टेटमेंट। अब 145 में भी क्या लिखा हुआ है? 154, 154 सीआरपीसी, 145 एविडेंस है, 161 और 164 राइटिंग और रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। वर्ड तो सभी में कॉमन ही आ रहा है ना, और 145 किस चीज की बात कर रहा है? क्रॉस एग्जामिनेशन हैज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, और उसमें राइटिंग टाइटल में तो अकेला लिखा है राइटिंग, बट आगे जाके क्या लिख दिया? स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। तो राइटिंग वाला पार्ट हो गया। तो तभी तो इन जो अपने एफआईआर वाले पॉइंट में क्या बोलते हैं, ओरल और रिटन दोनों हो सकती है। रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग होगी, अगर वो साइन करेगा, अगर वो नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, अब वो उसी स्टेज से ही बाहर हो गया। अब वो 161 164 के तक आया ही नहीं बंदा, वो कहता मैंने मेरा नाम नहीं लिखवाना, मैंने बता दिया भी ये क्राइम हुआ है, अब आप इन्वेस्टिगेट कर लो, मैंने नहीं इन्वॉल्व होना, निकल गया बंदा। अब वो नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, तो वो ओरल वाली कैटेगरी इसीलिए हमने उसको एक इन्फॉर्मेंट माना, और उसके बाद में उसको विटनेस माना ही नहीं है, क्योंकि वो बनना ही नहीं चाहता। जब विटनेस नहीं बनना चाहता तो फिर 145 में आएगा नहीं, क्योंकि ना वो 161 में आया, ना 164 में आया। एफआईआर तो कोई भी हो सकता, इंफॉर्मेशन ही है ना, इंटीमेशन ऑफ अ हैपनिंग ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, बस। नहीं, क्योंकि 154 वाले की एज सच हम क्या बात करते हैं, क्या कोई एविडेंशियल वैल्यू है? नहीं, अनलेस अदरवाइज कोई डाइन डिक्लेरेशन हो, रेस्ट जैसे में हो वगैरह, वो नेगेशन या डिस्कवरी स्टेटमेंट हो, वैसी चीजें, तो वो एविडेंशियल वैल्यू बनती है। अदरवाइज एफआईआर की कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। नेगेशन वाले में सिर्फ हमने 27 एंड सेक्शन 8 सब्सिक्वेंट कंडक्ट वाला पार्ट होगा। कन्फेशन तो निकाल ही देंगे वहां से, अगर विक्टिम है रेस्ट जस्टे में आ जाएगा, डाइन डिक्लेरेशन में चला जाएगा। और उन्हीं दो चीजों को ही उन्होंने 162 के क्लॉज 2 में रखा। जैसे ए ने बी पे अटैक किया, बी इंजर्ड होके बचा के पुलिस स्टेशन में पहुंचा, अब इंजर्ड है, उसने अपनी बात बोली, वो ओरल में होगी, साइन भी नहीं किए, अब 161 के बयान भी दर्ज कर लेंगे। उन्होंने कर लिए, उसने उस पे साइन कर दिए, उसने बता दिया मेरे साथ उसने, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, मैजिस्ट्रेट बोला बाय दैट टाइम डेथ भी हो। 164 नहीं हुआ नहीं इसमें, क्योंकि उससे पहले डेथ हो गई, बट इसको प्रोटेक्ट कर रहा है 162 का क्लॉज 2, क्योंकि डाइन डिक्लेरेशन टू एनी पर्सन, उसमें एनी पर्सन टू द पुलिस भी उसकी रेलेवेंसी रहेगी।
और अग्नोनगेशिया केस में जब एक्यूज चला जाए, बोले डेड बॉडी वहां पड़ी, ये रही हथियार जिससे मैंने मारा है। अब ये कन्फेशन हो गया, कन्फेशन के साथ में डिस्कवरी होगी। जब डिस्कवरी होगी तो भी 162 के 2 में आ गया। ये उतना ही पार्ट हम यूज करेंगे, कन्फेशन को बाकी निकाल देंगे 25-26 के कारण। दैट मींस क्वेश्चन आता है कि हु कैन लॉज एन एफआईआर, विटनेस, विक्टिम, एक्यूज्ड। यहां पर भी वही वर्ड आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव। 164 में गए ऑल ऑफ द अबव, सेम ही चीज आ गई ना दोनों जगह पे इस तरीके से। तो क्वेश्चन इन्हीं 3 पार्ट में से किसी एक पार्ट में पूछेंगे आपसे, विटनेस के व्यू पॉइंट से, एक्यूज के व्यू पॉइंट से, विक्टिम के व्यू पॉइंट से। जब इन तीनों के व्यू पॉइंट से 154, 164 में अकॉर्डिंगली पूछेंगे, तब आपका एविडेंस का और सीआरपीसी का मिक्स क्वेश्चन बन जाएगा और क्रिमिनल लॉ का एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। और यही सारी चीजें हैं जो पकड़नारायण स्वामी से लेके सारों में कॉमन है, एक ही बात है सबकी। अब किसके व्यू पॉइंट से पूछा, आपने उसकी एविडेंशियरी वैल्यू का व्यू पॉइंट वही पिक करना है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब वो जो 164 में मैंने तीनों को इंक्लूड कर लिया, बट 132 का क्राइटेरिया आएगा तो उसमें विटनेस होना चाहिए, विटनेस होना चाहिए, दैट मींस ओन ओथ होना चाहिए ट्रायल के टाइम पे। बस ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझिए। जैसे ये वाला पॉइंट जो इंटरलिंकेज है इनके आपस में। हाँ, अब 145 का बट से पहले वाला पार्ट क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूसिंग टू राइटिंग एंड रेलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम और बीइंग प्रूव्ड। उसको हमने कॉन्ट्रडिक्ट करना है, भाई उस दिन तो तुम ये बोल रहे थे, आज तो तुम ये बोल रहे हो, कॉन्ट्रडिक्शन। पुलिस को तो तुमने ये दी थी, कोर्ट में आके तुमने ये बोल दिया। पुलिस को ये बोला था 164 में, मैजिस्ट्रेट को तो बयान ही कुछ और बताए थे। पुलिस को बोला था 2 बंदे हैं, मैजिस्ट्रेट को बोल रहे हो 5 बंदे। अकेला बंदा था ये बोला था, अब बोल रहे हो उसके दोनों बेटे भी साथ में थे। जो होता है ना कि बाद में उसके पूरे परिवार को लपेट लो, जब ये बाद में बोला, अब अगर बंदा भला चंगा था तो उसको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये मटेरियल ओमिशन है वर्ड। अगर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन होगी, बंदा काबिल नहीं है, इस पे गौर नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके पहले वाले स्टेटमेंट तक वाला पार्ट है, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जैसे उसके अकॉर्डिंग वाला पार्ट। प्रीवियस, क्योंकि इसके लिए क्या है, इसमें वर्ड था विदाउट बीइंग शोन टू हिम और बीइंग प्रूव्ड। बिना प्रूविंग के भी तो क्रॉस एग्जामिनेशन वाला पार्ट हो सकता है, तरीके से भी तो है चीजें इसके अंदर, ठीक है। तो अब अगला बट के बाद वाला पॉइंट है, बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम बाय द राइटिंग, his attention must before writing can be proved be called to those parts of which are to be used for the purpose of content। तब बोलेंगे हम उस दिन ये बोला था, अब ये बोल रहे हैं। इवन 162 के अंदर भी एक एक्सप्लेनेशन नहीं, आप चेक करना सीआरपीसी में। Information to state a fact or circumstance in the statement referred to in subsection 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant having regard to the context in which such omission occurs, and whether any omission amounts to a contradiction in a particular context shall be a question of fact. Question of fact, ये जो पॉइंट है ये 145 वाली बात ही बोल रहा है, क्योंकि पर्सन की स्टेटमेंट है। जैसे अब पॉइंट क्या है कि जैसे एक इंजर्ड होगी, मान लो लड़की पे अटैक हुआ कुछ इस तरीके से, उसने उस टाइम पे बोला कि हाँ 2 बंदे थे, एक ये था। उसके बाद में जब पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, ये बोला, मैजिस्ट्रेट आया, मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड की, तब उसने वो कहानी बताई कि उस दिन 2 बंदे थे, दूसरा बंदा ये था, उस टाइम मेरे को मतलब उसने पॉइंट है। अब उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, पहले एक का बोला अब 2 का बोल रहे हो। उसने कहा कि वो तो मैंने स्टेटमेंट ही नहीं दी, मैं तो इतना पेन था कि मैं तो बस बोल रही थी, उसने कर दिया, उसने कर दिया, पता तो मेरे को उस टाइम पर भी था, बट हालात जो मेंटल कंडीशन ये नहीं थी कि मेरे से पूरी बात पूछी नहीं गई या मेरे रिकॉल नहीं, बस पेन और इसके कारण एसिड अटैक हो गया, कुछ ऐसा हो गया वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग इसलिए मैं रिकॉल उस टाइम मैं बोल नहीं पाई। एक्सप्लेनेशन तो आ गई ना उसमें, लड़की को ऊपर अटैक हुआ, लड़की की मदर थी, उससे पूछा गया, उसकी हालत है मेंटली शॉक में, उससे पुलिस उसी शॉक में स्टेटमेंट लेके आ गई, उसने बोला था हाँ वो आया था, वो आया था, ये बोले जा रही है। बाद में थोड़ी काम डाउन हुई, मैजिस्ट्रेट ने जब रिकॉर्ड किया, उसने कहा कि हाँ ये झगड़ा हुआ था उस दिन, ये 3-4 बंदे घर पे आए थे।
अब वो डिफेंस वाले कह रहे हैं उस दिन तो बोला एक ही बंदा, आज कह रहे हो 4 बंदे। अब यहां पर वो कह सकती है कि वो स्टेटमेंट उसी दिन ही हो गई थी जिस दिन इंसिडेंट हुआ था, उसको मेंटल शॉक ही इतना था कि उसको याद नहीं था, वो एक्सप्लेनेशन मानी भी जा सकती है। और या हो सकता है कि मदर को खुद को इंजरीज भी रिकॉल नहीं कर पाई या बेहोश हो गई, वो क्या होगी, एक्सप्लेनेशन टू द ओमिशन। बट अगर ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। और जनरली हम बोलते हैं कि एक बात ये बोली भी एक बंदा, ये बोला कि 4 बंदे, ये होगी कॉन्ट्राडिक्शन। दूसरा पॉइंट है कि पहले बोला ही नहीं, अब ये बोल रहे हो 4 आज की डेट में ट्रायल में आके, इसमें ओमिशन वाले 162 की एक्सप्लेनेशन बहुत करती है। ओमिटेड क्यों ओमिट किया, तो वो लेटर ऑन किस स्टेज पे लेके आ रहे हैं, भी डर था, हमें डर था, पहले बोला पता नहीं कौन थे, बाद में बोला कि ये बंदे थे, तो उस दिन तो बोल रहे थे पता ही नहीं, तो उसने डर के कारण उन्होंने धमकी दी थी किसी को बताओगे तो ये हो जाएगा, रीजन आ गया एक्सप्लेनेशन की। तो 162 की एक्सप्लेनेशन भी वैसी कॉन्ट्रडिक्शन वाले पॉइंट के साथ में चल रही है ना। तो 145 भी वही है कि जब कॉन्ट्रडिक्शन करनी है उसको दिखाना है कि हाँ ये वाली बात है, तुमने तो एक का नाम लिया था, अब 3, ये होगा, ये सेकंड पार्ट 145 में फॉलो कर रहा है। और 155 का क्लॉज 3, उसमें भी क्या वर्डिंग है, 155 where proof of former statement inconsistent with any part of this evidence is liable to be contradicted. ठीक है, प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट, ये वही होगी 161 164, प्रीवियस तो वही है ना, उसी के रिगार्डिंग, इसलिए ठीक है। 145 क्लियर हो गया, इसमें लिख तो लिया था हमने लास्ट में, बस ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था इसके रिगार्डिंग। अच्छा, उसमें 145 के साथ में क्या, अच्छा 145 में और कुछ नहीं लिखा था, अच्छा लिखो फिर 145 में थोड़ा सा पार्ट लिख लो, फिर एक अगला पॉइंट। 145 consists of 2 parts. First, cross-examination of witness. Cross-examination of witness on the basis of previous written statement. On the basis of previous written statement of witnesses. Second, further contradiction of witnesses. Further contradiction of witnesses. Witnesses on the basis of previous written statement. Contradiction of witnesses on the basis of earlier written statement. Earlier written statement. Next paragraph. Contradiction is one step ahead. Contradiction is one step ahead of cross-examination. Ahead of cross-examination. In cross-examination, the document on which cross-examination is done is not shown to the witness, rather the contradicting advocate himself has the possession of the document. उसके पास है, उसने स्टेटमेंट पढ़ ली, उसने मार्क कर रखा है, उन्हीं पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा तो भाई तुम्हारा नाम कुलदीप सिंह है,
रीडिंग क्वेश्चन, हाँ या ना? अच्छा, तो 36 गए थे, हाँ या ना उसके रिगार्डिंग आ जाए। अच्छा, फिर मरने वाले को जानते हो? फिर तुम कैसे जानते हो? ये वाला पार्ट हो गया, ऐसे ऐसे करके। या नहीं जानता, तो अगर जानता नहीं हो फिर वहां पे क्या करने गए थे? उसके साथ तो नहीं थे, मतलब फिर वहां क्या काम था तुम्हारा? ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा, कितनी दूर थे वहां पे, कितने लोग थे, आसपास क्या था, जैसे टाइमिंग क्या थी, कितनी दूरी पे खड़े थे, चश्मा लगाते हो ये वाला पार्ट। तो उसके पास है ना स्टेटमेंट, उसने क्या देखा, कहां से देखा, कैसे, क्या कुछ हुआ, जो बातें बोली। अच्छा, पहले किसने अटैक किया था? पास में था या वो दूर था? तो उससे क्या लगता है किस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ था? घर में लड़ाई झगड़ा, और इसने ये वाला पार्ट, तो किस बात पे हुआ था? जैसे इसके तो तुम कह रहे हो दूर था, तुम्हें फिर कैसे पता चला कि ये लड़ाई झगड़ा इनके बीच में था? तुम्हें कैसे पता चला कि इसने पहले अटैक किया? क्या पता प्राइवेट डिफेंस में नहीं कर रहा था कि पहले उसने अटैक किया हो, फिर उसने सामने से मतलब रिपटल किया उस बात का। तो उसके बाद स्टेटमेंट है ना, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, जिसके बेस पे उससे क्वेश्चनिंग कर रहा है ये। इसलिए ये वर्डिंग आ गई ना इसमें, एडवोकेट हिमसेल्फ हैज द पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड as based upon the statement and as based upon the statement in the document, he can ask leading and non-leading questions. Leading and non-leading questions to the witness so as to elicit ELICIT some such statement from him जो उसकी मैच ना करती हो। पहले हम बोला बिल्कुल पास में था, अब बोल रहा है कि मैं तो भाई वो उधर बिल्कुल कॉर्नर वाले वहां पे पोस्ट ऑफिस के आगे खड़ा था, और इधर ये इसके अपने चाय वाले के आगे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो किस टाइम? शाम के टाइम था। शाम के टाइम कितनी भीड़ होती है वहां पे, मतलब गाड़ियां वगैरह, ऑब्स्ट्रक्शन, इतनी दूर से दिख भी गया। उस दिन तो पावर कट भी था तो वो चीजें आ गई उस स्टेटमेंट की वजह से। पहले वाले में बोला मैं बिल्कुल पास में था, अब बोल रहा है कि उतनी दूर खड़ा था जैसे उसके। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन, क्या कहना चाहते हो? तो थे भी कि नहीं थे वहां पे? कॉन्ट्रडिक्शन वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ तक। elicit some such statement from him, in court which are contradictory to what he had already got written or caused to be reduced in writing. Reduced into writing in the earlier recorded statement. Next, after such oral statements have been taken, if advocate wants to contradict him on some such contradictory statement, then the advocate will have to show that particular portion of the written statement to the witness
Next, and now it is to be asked that it is him who had made the earlier statement. Witness can accept or reject. Witness can accept or reject. If accepts, his statement before the court, then it is called contradiction. If accepts his statement before the court, then it is called contradiction. If he refuses, then it becomes duty. And it becomes duty of the advocate to get it proved. Get it proved by calling witnesses or any other source. Or any other source. अब इसमें any other source वाला पॉइंट क्या है? 155 वही चीज है. Evidence of persons who testify कि ये भरोसे लायक नहीं है बंदा. सेकंड में क्या है 155(2) में by proof कि विटनेस को पैसा वगैरह दिया गया, ट्यूटरिंग वगैरह की गई. 3 में क्या है कि भी देखो पहले इसने ये रिड्यूस इनटू राइटिंग करवाया हुआ है या राइटिंग में खुद लिख के दिया है, आज ये बोल रहा है, तो ये सोर्स हो गए. इसलिए यहाँ पे गेट इट प्रूव्ड बाय कॉलिंग विटनेसेस और एनी अदर सोर्स. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो सेक्शन 155. कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तभी तो इम्पीच होगा ना वहां पे. ठीक है. दिस वुड अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन. ये जो अभी पिछले पैराग्राफ में लाइनें लिखी थी ना, अभी इसमें क्या वर्डिंग आई थी? उससे पूछा गया, उसने कुछ और बोला, तब उसे ये स्टेटमेंट भी तुमने दिए, तब दिखाया जाएगा उसको. अब वो या हाँ या ना बोलेगा. अगर तो उसने बोल दिया हाँ मैंने दी है पहले वाली, तो कोर्ट के सामने बोलेगा देखो जी ये स्टेटमेंट इसने दी, आज ये बोल रहा है, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्राडिक्शन होगी. वो कहता नहीं मैंने मतलब ये वाला पार्ट है मेरा, ऐसे नहीं है, तो वहां पर आएगा. क्योंकि दूसरे बंदों को, क्योंकि वो अगर 164 की स्टेटमेंट है तो क्या मैजिस्ट्रेट को बुलाया जाएगा? नहीं. इसीलिए वहां पे क्या आ जाएगा, ये भरोसे लायक नहीं है बंदा, इसने ऐसे ऐसे करके स्टेटमेंट दिए, तो वहां पे उसमें कॉन्ट्राडिक्शन वेरिएशन आएगा. उसको दिखा भी दिया और 155 वाले बंदों को बुला भी दिया रिगार्डिंग. तो ये वाला पार्ट है, दिस वुड अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें आ गया. क्योंकि उसको इसलिए वर्ड आया ना कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय यू, वो कहता हाँ, बस फिर तो काम ही हो गया. हाँ बिल्किस बानो वही वाला पॉइंट जैसे उसी के रिगार्डिंग. तो ये वाला पॉइंट इस तरीके से लिंक्ड है. अगर वो मना करता है उसके रिगार्डिंग, बट कोर्ट में कह रहा है कि मैं अब बोल रहा हूँ सर, तब दूसरे बंदों को बुलाया जाएगा भी ये बदल रहा है स्टेटमेंट बार बार. तो इसलिए 155 वाले सोर्सेस आ जाएंगे सारे के सारे. Once it is proved or admitted that the statement was recorded by the accused, then accused is given an opportunity to explain the contradiction.
explain the contradiction, then it will not amount to contradiction until it is impeached. Until it is impeached specifically as per 155 Evidence Act. ठीक है, ये वाले पॉइंट से 145 क्लियर है. तहसीलदार सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है, 145 155 के साथ में भी आ गया और इसलिए 146 के साथ में ये वाले पॉइंट आगे रिलेटेड थे इसमें. ठीक है, क्लियर ये वाले पॉइंट जैसे इसमें. अब इसमें आ जाओ, जैसे इसके रिगार्डिंग टॉपिक है अपना 159 तो 1 इसमें 56 भी हमने कर लिया था. क्वेश्चंस टू कॉर्पोरेट क्वेश्चंस है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. 157 हमने कर लिया था, उसके साथ में 6 और उसके साथ में कर लिया था जैसे इसको उसके साथ में किया था ना अपने सेक्शन 6 के साथ में. ठीक है, और 158 32 एंड 33 के साथ में रीड होता है. 155 में थोड़ा सा पॉइंट लिख लो. 155 credit of a witness may be impeached by any proof available with the party. Next one, impeaching the credit of a witness means exposing his real character. To the court, so that court does not trust him. ठीक है, रीजन ये हो गया इम्पीचिंग द क्रेडिट का मीनिंग. जैसे सेक्शंस 138 140 145 154 provides for the provisions of impeaching the credit of witness by cross-examination. Next paragraph. 146 permits questions injuring the character of the witness. Through cross-examination. Therefore, it is said that 155 is controlled by 145. ये स्टेटमेंट आती है, सेक्शन 155 एविडेंस इज कंट्रोल्ड बाय सेक्शन 145. एक्सप्लेन. इसलिए हमने 145 कर रहे थे तो हमने 155 का एक रेफरेंस दिया था कि उसको इंपीच करने के लिए सोर्सेज है, वो पर्पस तो मेन 145 ही है. कंट्रोल बाय 145 एंड नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट, क्योंकि वो एक जरिया है बस. मीन्स एंड एंड, तो मतलब 155 इज मीन्स, 145 इज एंड.
Next line, the credit is impeached by A point by adverse party. इसमें एक लाइन लिख दो एक्सप्लेनेशन. इट इज मैटर ऑफ रूटीन. जनरली यही होता है, अपोजिट पार्टी करती है उसको. बी पॉइंट है बाय द पार्टी कॉलिंग हिम. हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 154 हॉस्टाइल विटनेस. आगे लिख दो इन एक्सेप्शनल केसेस. ठीक है, ये वाले पॉइंट हो गए. मोड्स. ए पॉइंट by producing witnesses who testify from their personal knowledge about the witness that he is unworthy of credit. B, corrupt inducement. C, by proof of former statement. हाँ, बी है करप्ट इंड्यूसमेंट, ब्राइबिंग, पैसे वगैरह दिए गए हैं, ट्यूटरिंग की गई है. सी, by proof of former statement inconsistent with the present answer in cross examination. यहां पे आ जाएगा 161 सीआरपीसी एंड 164 सीआरपीसी, रीड विद 145 एंड 146 एविडेंस एक्ट अनुसार. दो इधर दो उधर, वो वाले पार्ट भी इसमें आ जाए. 155 का एक्सप्लेनेशन रीड करना. Explanation to 155. A witness declaring another witness to be unworthy of credit may not, upon his examination, give reasons for his belief. He may be asked his reasons in cross-examination, and the answers which he gives cannot be contradicted. Though if they are false, he may afterwards be charged with giving false evidence. सिंपल सा रीजन है एक्सप्लेनेशन में, यही बोला गया कि रेलेवेंट फैक्ट तक हमने लिमिट करना है. इरेलेवेंट फैक्ट में हमने नहीं जाना है, इसलिए उसको कंस्ट्रेंट करना है. तो वर्ड वही आ गया ना कि नॉलेज एंड बिलीफ. तो यहाँ पे जो बंदे आएंगे दूसरे बंदे के रिगार्डिंग जो बातें बोल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हमने बिलीफ की बात करेंगे, तो उससे अच्छा तुम कैसे कह सकते हो कि बंदा तो पैसे लेता है. वो बोलेगा कि इसने उस केस में भी ऐसे गवाही दी थी, उस केस में भी ऐसे गवाही दी थी. उन केसेस का जो पॉइंट है वो लाया भी जा सकता है और नहीं भी लाया जा सकता, क्योंकि नहीं लाने का रीजन है वो इरेलेवेंट फैक्ट है. केस हम इसकी बात करें, कोई और केस की जजमेंट की बात करने लगे, सिर्फ किस लिए ये दूसरा विटनेस काम का है कि नहीं. वो ट्रैक से उतर के वो क्रिमिनल केस भी सिविल केस के जैसे इधर उधर ही होने चले जाए, डिले हो जाएगा, ये रीजन है. इसलिए इसमें लिखो इन एग्जामिनेशन इन चीफ a witness cannot be asked for his belief that another witness is unworthy of credit. Such question can only be asked in cross-examination. But if false answers are given, then 193 IPC can be applied.
हाँ देखो ऊपर वर्डिंग आई है कि his examination give reasons for his belief but he may be asked his reason in cross examination। जैसे कोई बंदा आके गवाही देता है कि ये विटनेस काम का नहीं है, उसने उसके बारे में स्टेटमेंट दे दी और अपना जो बिलीफ कि भी इसका ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, सारे लोग यही कहते हैं, ये बात एग्जामिनेशन चीफ में बोल के चला गया। इसलिए यहाँ पर तो पॉइंट यहाँ तक ही रुके, इसलिए इसमें वर्ड बट के बाद है बट ही में बी आस्क्ड हिज रीजन। जब अपोजिट वाले आएंगे, अच्छा तुम कैसे कह सकते हो इसके बारे में, तुम्हारा खुद का तो हाल ऐसा है, उसके बारे में तुमने कैसे बोला, अब रीजन दे देगा रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि फिर क्या होगा, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हो जाएंगे। अपोजिट पार्टी है, उसने आंसर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम कोई एविडेंसेस नहीं लाएंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, इसी पॉइंट जो है ना एक्सप्लेनेशन 155 की एक्सप्लेनेशन हैज टू बी रीड विद सेक्शन 153 की एक्सेप्शन 1। रीजन क्या है उसमें भी जैसे एक्सेप्शन ही है, एक बार उसको एक्सेप्शन को रीड करोगे तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। Exception 1 to 153. If a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime and denies it, evidence will be given of his previous conviction. अब क्रॉस एग्जामिनेशन पूछेगी तुम्हारा खुद का तुम प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुके हो, तुम दूसरे के कैरेक्टर के रिगार्डिंग गवाहियां देते फिरते हो ना कब हुआ हूं, अब कॉन्ट्रडिक्शन कर लेंगे हम इसमें, इसलिए वो 155 के एक्सप्लेनेशन को हम उसके अंदर लिखेंगे आगे फर्दर। अब ये वाला क्योंकि उसका ये वाला क्राइटेरिया हो गया ना, इसलिए देखो 153 जनरली क्या बोलता है, सिर्फ टाइटल रीड करना उसका। टेस्टिंग वेरासिटी वाला पॉइंट कब होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी टेस्टिंग वेरासिटी आई ना, एग्जामिनेशन चीफ जो चाहता है वो बोल के चला ही गया, टेस्टिंग वेरासिटी तो क्रॉस एग्जामिनेशन में झूठ बोला तो ये कॉन्ट्रडिक्शन एक्सेप्शन इसीलिए बनी। हाँ क्योंकि पॉइंट है कि एक विटनेस दूसरे विटनेस के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, जबकि जो विटनेस क्वेश्चन मार्क लगा रहा है उसके खुद के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क है, तो हम 155 के फर्स्ट के अंदर उसकी बात को कैसे मान ले फिर, दैट मींस हम पहले वाले बंदे की बात को ही मानना चाहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में वो डिफेंस यही कहना चाहता है कि ये बंदा जो बोल रहा है वो सही कह रहा है, इसलिए उसको कॉन्ट्रडिक्ट मत करो पहले वाले विटनेस को दूसरे विटनेस, क्योंकि दूसरा विटनेस कौन सा भला चंगा है, बात ये आ गई। क्योंकि हम एक बंदे के कहने पे दूसरे बंदे की गवाही को नकारना चाहते हैं, जिस बंदे की गवाही के बेस में नकारना चाहते हैं वही तो झूठ बोले जा रहा है सरेआम, वो कहता है मैं तो बिल्कुल भलमानस हूं एकदम जबकि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है। ठीक है हाँ नहीं, पॉइंट ये है कि उससे अच्छा वो यस कर दे और उसमें ये बोल दे कि मेरा कन्विक्शन होना ना होने का इस चीज से क्या लिंक है, मेरा है मान लेता हूं बट उसके बाद में तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, सब कुछ ठीक है ओके है। जो बंदा गवाही दे रहा है ना, जिसे आंखों देखा नहीं है उसका, वो झूठ बोल रहा है, इसलिए हम उस बंदे की गवाही, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ऑन ओथ पे आके झूठ क्यों बोल रहा है वो बंदा। अब जो प्रीवियसली कन्विक्टेड है आज अगर बोल भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है, उल्टा झूठ बोलेगा तब दिक्कत है, अभी झूठ बोल रहा है कोर्ट में आके, अपनी बातों को छुपा रहा है वहां पर आके, ये रीजन है। अब एक बार पहले 155 की इलस्ट्रेशन को रीड करना। The price of goods sold and delivered to me. He says that he delivered the goods to me. Evidence is offered to show that on a previous occasion he had said that he had not delivered the goods to me. The evidence is against. ये प्रीवियस स्टेटमेंट होगी, इसलिए इसमें ऊपर मेन उसमें पर्पस में चली जाएगी इंपीचिंग क्रेडिट वाला पॉइंट, उसके रिगार्डिंग evidence offered that on a previous occasion he had said that he had not delivered the goods to be evidence admissible है, admission भी तो है ना एक तरीके का। illustration B, A is indicted for the murder of Lee. C says that he and I declared that A had given Lee the wound of which he had. Evidence is offered to show that on previous occasion C said that the wound was not given by A or in his presence. Evidence is previous statement होगी, यहाँ पर भी इसी के रिगार्डिंग भी होगी। तो अब अगला जो पॉइंट लिखना है इसमें लिखो सेक्शन 155 रीड विद सेक्शन 52 एंड 153 एक्सेप्शन 1।
इसमें लिखो सेक्शन 155 प्रेस्क्राइब मैनर, 155 प्रेस्क्राइब मैनर ऑफ इम्पीचिंग, मैनर ऑफ इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस। क्लियर है? ये वाला पॉइंट हम लिख लिया, जैसे मैनर ही अकेला। नेक्स्ट 52 हैज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, has a different object, that character is irrelevant. Character is irrelevant of a party in civil cases. ठीक है? Next line इसमें under section 54 previous bad character generally irrelevant but relevant in reply, but relevant in reply। ऊपर जो लिखा है ना 52 उसी के साथ 54 भी मेंशन कर देना। ठीक है? तो अब इसमें पॉइंट क्या था कि जनरली जैसे जो क्वेश्चनिंग की जा रही है उस क्वेश्चनिंग वाला पार्ट है कि उन क्वेश्चन को हम कहते हैं। अब 153 को एक बार रीड करना। Exclusion of evidence to contradict answers to question testing the recipe. The witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only, insofar as it tends to shake his credit by injuring his character. No evidence shall be given to contradict him. But if he answers falsely, he may afterwards be charged with giving false evidence. इसमें भी सेम ही बात बोली गई है जो 155 की एक्सप्लेनेशन में बोली गई उसके रिगार्डिंग। इसलिए उन्होंने 153 में एक्सेप्शन बनाई है कि जब बंदा है ही नहीं, मतलब एक तरीके से, तो इसमें एक आप लिंक है। जैसे हमने 155 में बोला मैनर ऑफ इम्पीचिंग द क्रेडिट, हम कहना चाहते हैं कि विटनेस जो कह रहा है मैं आई विटनेस सारा कुछ देखा है, वो झूठ बोल रहा है, डिफेंस ये कहना चाहता है। अब जब उससे एग्जामिनेशन इन चीफ था, उसके अंदर जब उसको शेक करने के लिए दूसरे विटनेस को लेके आए, मतलब एक्यूज की साइड को हम डिफेंस बोल रहे हैं, तो उसके साइड के विटनेस मतलब वो काउंसिल कहना चाहता है कि भी ये विटनेस सच नहीं बोल रहा है। रीजन क्या है? हमारे पास ऐसा विटनेस है कि ये इसके रिगार्डिंग ये बातें बोल रहे हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ में जब वो अपनी स्टेटमेंट देगा तब उससे नहीं पूछा जाएगा तुम कैसे कह सकते हो कि कैरेक्टर उस बंदे का सही नहीं है। अब उसको दोबारा से इम्पीच प्रोसिक्यूशन करेगा, प्रोसिक्यूशन वहां से बोलेंगे कि अच्छा तुम कैसे कह सकते हो इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, प्रोसिक्यूशन विटनेस का। तब वो बोलेगा उसके अपने रीजन, वो बोलेंगे क्या तुम्हारा खुद तो तुम अंदर जेल में रह के आए हो, तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड है, तुम्हारे अगेंस्ट इतने केसेस है। तब क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, तब वो कॉन्ट्रडिक्शन बोला नहीं भी कभी नहीं हो, वो क्या जजमेंट देनी, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन वो अलाउड है 153 के अंदर। सिर्फ इतना ही। ये क्या हो गया? जनरली कैरेक्टर इरेलेवेंट बट बिकम्स रेलेवेंट इन रिप्लाई। हाँ, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्या कोई मर्डर आई विटनेस नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ जब उससे पूछा गया तब वो क्वेश्चन अराइज हुआ, जो झूठ बोलेगा सिर्फ इतना कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हैं कि ये मर्डर था, वो कहता नहीं था, वो कहता ये जजमेंट, इतना पॉइंट लेके आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम क्योंकि जनरली बोला क्या है कि जैसे हम क्या कहते हैं कि रेलेवेंट फैक्ट की बात करते हैं। सिंपल मैंने आपने बात करी भी क्लास किस टाइम पे ये होगी, जैसे उसके अलावा अच्छा किस टाइम पे चले थे, आपने बोल दिया कि भी मैं 9 बजे चला था, तो अब नहीं 9 बजे कहाँ चले थे, ये तो 9:30 चले थे। ऐसे इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए और एविडेंस नहीं लाए, हम बात करें सिर्फ यहाँ तक की, तो उस मुद्दे की क्यों बात कर रहे हैं? मतलब 36D में जो हो रहा है उसके लिए हमको 22 में क्या हो रहा है उसका क्या मतलब है? 22 में उससे उसका कोई लिंक नहीं है ना इस चीज से, इसलिए इसके रिगार्डिंग। बट अगर कोई क्वेश्चन मार्क ही लग रहा है कि नहीं नहीं भाई ये वाला पॉइंट है, अब वो सिर्फ प्रीवियस कन्विक्शन वाले पॉइंट पे एविडेंस, सिर्फ उतने पॉइंट के लिए हम कॉन्ट्राडिक्ट, जो रिप्लाई में क्वेश्चन है ना उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना। 153 में इसलिए लिखो थोड़ा सा पॉइंट इसमें। Under 153 it is duty of the court
is duty of the court to decide the case on its merits, but not on the merits of the witness. हमें विटनेस हाई आइडियल मॉरल कैरेक्टर के नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑर्डिनरी विटनेस चाहिए। शॉर्ट में यही बात है ना। वो कहते हैं वो झूठा बंदा है, उस पे 4 केस चल रहे हैं, बंदा कह रहा है हाँ चल रहे हैं, बट उस दिन तो मैं था, मैंने देखा है। बात तो वो विटनेस तो है ना, विटनेस है तो बात खत्म होगी। तो उसका क्या रिकॉर्ड है, क्या है, मतलब वो कहे कि जैसे भाई हाँ इसके पास तो पैसे नहीं है, ये तो औरों से मांग मांग के पैसे लेता है, तो क्या मतलब क्या कोई बैकर कोई विटनेस नहीं हो सकता? हमें उसी से उसके मेरिट से क्या लेना देना कि उसका पास्ट कैरेक्टर क्या है, पास्ट डीड्स क्या है, डजंट मैटर, नॉट ऑन द मेरिट्स ऑफ द विटनेस। नेक्स्ट, ए फैक्ट स्टेटेड बाय अ विटनेस, fact stated by a witness may be contradicted but no evidence is allowed to contradict his answers. Next paragraph. To discredit a witness by injuring his character, foreign facts, outer facts, foreign facts may be introduced if further contradiction is allowed, then court would be occupied with irrelevant evidences, which will prolong the case. फैक्ट्स क्या है कि जैसे ए ने बी को मारा, विटनेस इसके भी हो सकते हैं, जैसे हम प्रोसिक्यूशन विटनेस या डिफेंस विटनेस बोलते हैं, वाइस वर्सा क्वेश्चनिंग होगी। अब इसमें जैसे एग्जामिनेशन चीफ इनका भी होगा, इसके बाद में इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा जो अपोजिट पार्टीज करेंगे क्रॉस इसके रिगार्डिंग। अब इसके रिगार्डिंग का इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चन का आंसर को इन्होंने झूठ दे दिया। हम कह रहे हैं ये झूठ बोल रहा है, जैसे इधर से प्रोसिक्यूशन वाले बोल रहे हैं कि ये डिफेंस विटनेस है, इसने झूठ बोला है, फॉल्स है। वो कह रहे नहीं सच बोला है, वो कह हमारे पास सबूत है। हम बात कर रहे हैं मर्डर हुआ या नहीं, और अब क्या करने लग गए हैं कि जो डिफेंस विटनेस 1 या डिफेंस विटनेस 2 या डिफेंस विटनेस 3 सच्चा है कि झूठा है। हाँ, तो ये हद है, लिमिट में रहना है, कायदे में रहना है। क्योंकि ये हो गया, इस पे हियरिंग होगी, इसका कॉन्ट्रडिक्शन होगा, 2-3 हियरिंग 4 हियरिंग तो इसी पे निकल जाएगी। एक विटनेस सच्चा है कि झूठा है, उसी पॉइंट हम कर रहे थे कि चीटिंग हुई है कि नहीं है, मर्डर हुआ है कि नहीं है, उसमें से निकाल के अब ऐसे क्या पता 90 विटनेस हो और वो 90 के 90 ये वाला सच्चा नहीं है, ये वाला सच्चा है, ये झूठा है। कैसे झूठा है, मैं सच्चा हूं, नहीं मेरे पास सबूत है। एक सच्चा है या झूठा है, पॉइंट वहां पे आ जाए। अगर वो प्राइम विटनेस होगा तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, उसके सच्चा है या झूठा है। और जो उससे क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या है, रेलेवेंट इरेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। क्या तुमने भी उसके जेड के पैसे नहीं देना, ना कोई पैसे नहीं देना है सर, ये झूठ बोल रहा है, इसने प्रोमिसरी नोट लिख रखा है, नहीं कोई पैसे नहीं देना है सर, एक एजेंट दो, हमें प्रोमिसरी नोट आपके सामने पेश कर देंगे। क्या बात क्या चल रही है और हम क्या करने लगे। ये 153 क्या होगा कि आप विद रिस्पेक्ट टू
इसमें मैटर पे रहो, रेलेवेंट रहो इसके रिगार्डिंग। तो उसके क्रेडिट इंक्रीज करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू केस ही बात करनी है। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू केस ही बात करनी है। इसके लिए 155 वाले मैनर्स को फॉलो करना है, मोड्स, उनके थ्रू आपने मोड्स को प्रूव करो। ये नहीं उठा के प्रॉमिस नोट ले आए, दूसरा बंदा है अच्छा, इसकी तो उसके साथ झगड़ा, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है पड़ोसी, अपने इसके भाई के साथ भी नहीं ना बनती है, मैं उसके भाई को बुला के ले कहना चाहता हूँ कि नहीं बनती। कहता है ये तो ड्रग एडिक्ट हो गया, नहीं हूँ, नहीं हमारे पास सबूत है, हमें 2 हियरिंग दीजिए, हमें सबूत पेश करने, विटनेस सच्चा झूठा नहीं, हमने केस की बात कर रहे हैं। किस एक्सटेंट तक उसे अलाउ किया जाएगा जो हम इसे 153 में 2 एक्सेप्शन है वहां तक। विटनेस ने बोला भी मैं आई विटनेस हूं, उन्होंने कहा कि नहीं हो तुम आई विटनेस। अब जैसे डिफेंस ने बोला कि तुम तो लेट पहुंचे थे, ये वाला पॉइंट, लेट पहुंचने का रीजन वहां पे दिया जाएगा, वो फैक्ट्स के थ्रू आ जाए 155। उससे पूछा गया कि तुम्हारी तो दुश्मनी नहीं है उस एक्यूज के साथ, हो गया ना कोई दुश्मनी नहीं है, ये सेकंड एक्सेप्शन है 153। मतलब विटनेस को हम कह रहे हैं कि विटनेस इज अ विटनेस, विटनेस आर आईज एंड ईयर्स, तो विटनेस जो हुआ है वो बात बोले, कोर्ट भी यही चाहती है, बट अगर वो बायस्ड होगा तो एक पार्टी के फेवर एक पार्टी के अगेंस्ट नहीं हो जाएगा, ये एक्सेप्शन 253। वो कहेंगे देखो जी ये बायस्ड है, हो सकता है थोड़ा बहुत पार्टीशन कोई होगा आसपास होगा, बट इसको असलियत नहीं पता है, फिर भी ये जानबूझ के विटनेस बना हुआ है क्योंकि इसकी दुश्मनी है एक्यूज के साथ, ये उसको अंदर करवाना चाहता है, इसलिए जानबूझ के, ये था ही नहीं वहां पे, ये रटी हुई चीजें हैं ये इसके रिगार्ड, तब वो कहता है ना हमारा कुछ भी दुश्मनी नहीं है, वो कहते दुश्मनी है, ये सबूत, ये एक्सेप्शन है कि विटनेस को हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि इनके विटनेस कोर्ट तो ये अज्यूम करें विटनेसेस आर विटनेसेस, वो सच बोल रहे हैं, ओनोथ बोल रहे हैं इनसे उसके रिगार्डिंग, ये वाली बात, बट वो बायस तो ना हो ना, और वही रीजन आता है इंटरेस्टेड और रिलेटेड वाले में क्वेश्चन मार्क आता है जो। क्लियर, ये वाला पॉइंट भी जैसे मतलब ये अलग टाइप की इनकी फिलॉसफी है, 153 की, 155 की, इनकी सबकी। हाँ, क्योंकि ये कैरेक्टर, मैंने पॉइंट बोला ना आपको कि कैरेक्टर ऑफ अ विटनेस, कैरेक्टर ऑफ अ एक्यूज्ड पार्टी, सॉरी कैरेक्टर ऑफ अ पार्टी, कैरेक्टर ऑफ पार्टी तो 52 से 55 में रेलेवेंट हो गया जितना होना था, सिविल में नहीं करता, सिर्फ वो प्रीवियस रिप्लाई वाला पॉइंट है। यहाँ पे वो एक्यूज है ना, पार्टी नहीं है, वो विटनेस है। हम कह रहे हैं कि विटनेस का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, और इसी के लिए हम विटनेस का कैरेक्टर अच्छा नहीं है डजंट इम्पैक्ट, मतलब हम बोले कोई सेक्स वर्कर है, क्या कोई क्राइम के लिए विटनेस नहीं हो सकती? हो सकती, जैसे वाला पार्ट हो। तो उसी सेंस में यहाँ पर पॉइंट आ गया कि सिर्फ 2 एक्सेप्शन है जिसमें हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, जो उसने क्वेश्चन के आंसर दिए उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, अदरवाइज सिर्फ हमने अपने आप को लिमिट करना है 145 और 155 तक। मतलब प्रीवियस स्टेटमेंट से पैसा दिया गया है, कैरेक्टर ये है उसका, कई केसों में झूठी गवाहियां देता रहे, ऐसी बात है, तो वो मोड्स हो गए, इस तरीके से लिंक है इसका, ठीक है। नेक्स्ट अपना 159 पे आ गए, 159 से 161 इकट्ठा है। केस डायरी कहां पर है? क्या किसी कौन सेक्शन 172 है कि 173 है? हाँ, केस डायरी मस्ट बी पेजिनेटेड, ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया? ये हिमाचल के क्वेश्चन होते हैं, कौन से ईयर से अमेंडमेंट की गई कि वो पेजिनेटेड होना चाहिए, उसमें एक क्लॉज डाला हुआ है ना पेजिनेटेड वाला, उससे पहले वो केस लॉ में बोला गया था, क्लॉज 2 ही है शायद उसका, चेक करना 172 के अंदर। हाँ, ये हिमाचल के क्वेश्चन होते हैं क्योंकि कोर एरियाज में अमेंडमेंट है ना, इंपॉर्टेंट वन है इसके रिगार्डिंग। तो अब पॉइंट क्या है कि केस डायरी क्या है, क्या होती है? अच्छा, पर्टिकुलर केस की एक पूरी प्रोफाइल होती है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्या ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिकली मतलब पॉइंट वही हो गया ना,
हर केस की इंडिविजुअल केस डायरी होती है। उसमें जब केस शुरू हो गया तो उसकी केस डायरी अलग मेंटेन करेगा जो गवर्नमेंट और रिकॉर्ड है उनके अलावा। और ये अपने पॉइंट यही आता है कि इट इज अ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट। ये जो आईओ होता है वो अपने पर्पस के लिए रखता है अपने पास में से इसके रिगार्डिंग, ताकि उसमें वो केस में अपनी हाथ से लिखता है ताकि उसको याद रहे कि उस केस में मैंने क्या क्या कर लिया। होता है ना, जैसे पीए रखा होता है, अभी वो रखता है अभी किससे मिलना करना है, तो इसमें उसको खुद को रखना होता है इस केस में मैंने क्या क्या कर लिया, नए बंदे का नाम है, इसको हाँ एग्जामिनेशन करना है, एग्जामिनेशन होगी, उसके स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड लेके आनी है कि उसमें केस डायरी में लिखे। काम का लगा तो उसको विटनेस बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। होने को हो सकता है कि 80 बंदों को 100 बंदों के रिकॉर्ड कर लिए जाएं स्टेटमेंट्स, बट उनमें से सारे के सारे प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं बनते, क्योंकि उनमें से जो होंगे काम के रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग सिर्फ उनको विटनेस बनाया जाएगा। फिर उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। केस डायरी में 90 के रिकॉर्ड भी हो सकते हैं और मेन विटनेस वो थोड़े भी हो सकते हैं, 8, 10, 12, 15, 20 भी हो सकते हैं। ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है कि वो सिर्फ अपने पास ही रखेगा। तो इसी केस डायरी के रिगार्डिंग सेक्शन तो हो गए 172 सीआरपीसी, पेजिनेटेड और वो वाले पॉइंट है ही। इसका नेचर है प्रिविलेज्ड। इशू आता है यूज। अब यूज बाय कौन कौन यूज कर सकते हैं इसको? ओनली पुलिस, एक्यूज्ड, कोर्ट, Court may ask. ऑल ऑफ द अबव। इसके यूज हैं इसके रिगार्डिंग बाय कोर्ट, बाय पुलिस ऑफिसर, बाय एक्यूज्ड। कोर्ट वाला जो पॉइंट है वो 165 एविडेंस with 311 CRPC इससे रिलेटेड है। बाय पुलिस ऑफिसर वाला पॉइंट है जो हमने अब अगले 3 सेक्शंस है अपने, इससे रिलेटेड है, बेसिकली 159 है। एक्यूज वाला इसी में 159 में आएगा पॉइंट। अब एक बार पहले 159 को रीड करना। 159, refreshing memory. A witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning his question, or so soon afterwards that the court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory. Witness may also refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforesaid, if when he read it, he knew it to be correct. हाँ, इसमें देखो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वो तो है पुलिस ऑफिसर के लिए, जैसे विटनेस, क्योंकि पुलिस ऑफिसर इज आल्सो ए विटनेस एक तरीके से फैक्ट्स का। तो while under examination refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction। himself कौन हो गया? पुलिस ऑफिसर ही खुद ने बनाई है, तो खुद की रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए यूज करेगा। इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है वो रीड विद 172 सीआरपीसी भी हो गया। Concerning which he is questioned or so soon afterwards that the court considered likely the transaction was at the time fresh in his memory। अब अगला जो सेकंड पैरा है वो है विटनेस के लिए, उसमें वर्ड टाइटल भी वर्ड क्या गया? विटनेस में also refer to any such writing made by any other person। ये हो गया reduced into writing वाला क्राइटेरिया, 161 वाली स्टेटमेंट्स। क्लियर हो गया? ऊपर वाले में खुद बना रहा है, खुद ही विटनेस आ रहा है, तो पुलिस ऑफिसर। सेकंड पैरा में आ गया क्योंकि रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, इसलिए विटनेस आ गया इसमें। इसमें आ गया अदर पर्सन एंड रीड बाय द विटनेस विद इन द टाइम अफोरसेड इट व्हेन ही रीड इट ही न्यू इट टू बी करेक्ट, क्योंकि उसने पढ़ के साइन किए थे उसमें, इसलिए रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग एंड साइनिंग वाला पॉइंट अप्लाई होगा उसके साथ में। मतलब पढ़ा था उसने भी, हाँ यही बात बोली है, क्योंकि अदरवाइज जो है उनको साइनिंग जरूरी नहीं है,
जो पुलिस वालों को स्टेटमेंट दे रहे हैं। थर्ड में है विटनेस में यूज कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू रिफ्रेश मेमोरी। इसमें क्या है कि whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may with the permission of the court refer to a copy of such document. इसमें भी विटनेस वाला पॉइंट है। लास्ट सबसे है लाइन में एन एक्सपर्ट में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू प्रोफेशनल ट्रीटाइजेस। तो उसमें हो सकता है कि डॉक्टर का बयान हो, उसने लिख के दे दिया, रिपोर्ट रिकॉर्ड का पार्ट बन गया। वो कहता है अच्छा कौन सा केस था जी, मेरे को देना रिपोर्ट, अच्छा हाँ ये ठीक है मैंने करवाया है। पुलिस ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं, केस तो चलता रहता है। रिटायरमेंट के बाद में भी वो उनको केस डायरी और केस से रिलेटेड उनको बार बार बुलाया भी जाता है। केस हो सकता है 15-20 साल पहले का हो, कंप्यूटर तो है नहीं, वो नाम डाला केस आ गया लिखा हुआ सारा, इसलिए उनके खुद से हाथ से लिखी हुई जो केस डायरीज हैं उनको संभाल के रखते हैं, जिसके बेस पे जाके स्टेटमेंट देते हैं। इसलिए स्पीडी ट्रायल की बात होती है कि ह्यूमन मेमोरी फेड अवे हो जाएगी। रिटायरमेंट के बाद में भी अगर चाहे हिमाचल में रह रहे हो, दिल्ली पुलिस में लगा है, तो उनको जाना पड़ता है इस वाले दिन, और उनको स्टेटमेंट देते हैं। तब वो क्या करते हैं, उसको पढ़ के 159 वाला काम ही करते हैं, अपनी मेमोरी रिफ्रेश करते हैं। अभी उस केस में मैं ही था, क्योंकि एक्चुअल जो हुआ है वो तो याद रहता है जहां तक पॉसिबल हो, क्योंकि कॉम्पिटेंसी वाला क्राइटेरिया, जब तक कॉम्पिटेंट है उनको बुलाया भी जाएगा जैसे उसमें। और जो आ गया एक्यूज वाला पार्ट, वो है 161, मैंने 159 लिख दिया था, 161 है। पहले 161 को रीड कर दो एक बार इसमें। तो यहां पर क्या होगा, 161 एविडेंस एक्ट रीड विद 145 एविडेंस, इसमें यूज करेगा अपोजिट पार्टी। अगर पुलिस ऑफिसर ने नहीं यूज की तो इसका कोई राइट नहीं, ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट ही रहेगा। अगर इसने रिफ्रेशिंग के लिए यूज की तो इसका राइट बन गया। दैट मींस 161 डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन 159। यूज ही नहीं की तो वो भी नहीं मांग सकता, क्योंकि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। जब उसने यूज की, वो कहता अच्छा इसने तो याद कर लिया, हमें बताओ, हमें भी तो दिखाओ, हम भी कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं। तब क्योंकि इसमें पुलिस ऑफिसर को भी कॉन्ट्राडिक्ट, विटनेस को भी कॉन्ट्राडिक्ट, हाँ तभी तो इसीलिए वर्ड 161 का टाइटल भी वर्ड है ना, राइट। हाँ राइट वाला क्राइटेरिया, इसीलिए। और इसलिए नीचे फुटनोट्स में लिखा हुआ है ना, 172 का जिक्र है। केस डायरी की बात ही तो हो रही है, क्योंकि लिखा नहीं हुआ केस डायरी का यहाँ पे। 161 टॉक्स अबाउट केस डायरी, 161 रीड विद 172 हो गया सीआरपीसी। ये वाला जो पार्ट है ये रीड विद हो गया 172 सीआरपीसी। केस डायरी की तो बात हो रही है यहाँ पे, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर। क्लियर, ये वाला पॉइंट है जैसे इसमें। अब आते हैं इस पे, जैसे कोर्ट वाला क्राइटेरिया 165 में कह रहे हैं एनी पर्सन। जैसे हम बात बोल रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर ने खुद लिखा है, जब उसको खुद को याद नहीं तो कोर्ट को थोड़ा पता लगेगा भाई हाँ ये 70 विटनेसेस हैं, मैं उनको बुला लेता हूँ। रैंडमली कैन कॉल एनी पर्सन एनी टाइम, आस्क एनी क्वेश्चन। कोर्ट को कैसे पता चलेगा, कोर्ट को भी केस डायरी के थ्रू पता लगेगा। कोर्ट बोलेगी भी केस डायरी प्रेजेंट कीजिए, कोर्ट केस डायरी को देखेगी, केस डायरी को देख के उसमें अच्छा अभी ये 5 विटनेस बुलाए हुए हैं, ये विटनेस और भी इनकी स्टेटमेंट ये है, आई विटनेस तो ये थे, इनको तो छोड़ दिया और इनको प्रोसिक्यूशन विटनेस बना लिया, उनको कोर्ट बुला सकती है। तो इसलिए 311 में वो कोर्ट विटनेसेस बोले जाते हैं। विटनेसेस की टाइप की उसमें किया था ना ये वाला पॉइंट, कोर्ट विटनेसेस, उसमें मैंने मेंशन भी किया था आपको 311 के साथ। अब कोर्ट भी तो एक मतलब एक तरीके से ह्यूमन बीइंग ही है ना, ये थोड़ा अंतर है कि वो बंदे को बुलाया जाए, वो कुछ वो आओ भी वो उठ के जो पीली पगड़ी है उस तरीके से, ठीक है ना। तो वो क्राइटेरिया
कोर्ट विटनेसेस वाला क्रेडिट। तो वो केस डायरी मंगवाई जाएगी, केस डायरी में देखा भी विटनेसेस तो इतने थे, ये कह रहे हैं 2 ही विटनेस है, 20 बंदों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रखी है, उसमें 5 बंदे ऐसे हैं जो उस मौके पर वहां पर थे। तो बोलेगी भी ये बंदे, इनके एड्रेस, इनको समन किया जाए। इनको ना तो बुलाया प्रोसिक्यूशन ने, ना बुलाया डिफेंस ने, इनको बुलाया कोर्ट ने, इसलिए इनका नाम है कोर्ट विटनेस। इनसे वो 165 वाली क्वेश्चनिंग करेगी। 165 की लैंग्वेज भी वही है, 311 की लैंग्वेज भी वही है, और उसी के बेस पे वो स्टेटमेंट आ जाएंगी। जिस तरफ यूज होनी होंगी, एक के फेवर एक के अगेंस्ट बोलेंगे, दूसरी पार्टी का राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन रहेगा, कर लो, अगर फैक्ट प्रूव्ड है करेक्शन भी हो जाएगी। और ये पावर्स आ गई, ये भी पावर्स है, ये ट्रायल के टाइम पे पावर्स आ गई। ठीक है, तो ये 3 चीजें होगी। अब 160 को यूज रीड करना है एक बार इसमें। ठीक है, हाँ, उसके 311 के साथ में भी है, और सीपीसी में ऑर्डर 18 रूल 17 भी रीड करके दो, सीपीसी का है डायरेक्ट। सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ एविडेंस मतलब 165। सेम ही बात, वो सीपीसी हो गया, 311 सीआरपीसी हो गया। और जब उनको क्वेश्चनिंग करेंगी, बुलाएंगी, करेंगी, उसको लगता है कि इसको बुलाना करना, तो इसमें क्वेश्चनिंग भी कर लें। इवन ऑर्डर 16 का रूल 14 भी रीड करना। ऑर्डर 16 किससे रिलेट करता है? विटनेसेस का समनिंग, हाँ, समनिंग ऑफ विटनेसेस। रूल 14 ऑन इट्स ऑन अकॉर्ड समन। तो ये कौन से हो गए बंदे? और आगे रीड करना। स्ट्रेंजर वर्ड बोला गया ना यहाँ पे, तो ये स्ट्रेंजर दोनों पार्टी के फेवर में जब तक बुलाया जाए तब तक स्ट्रेंजर हैं। अब आगे अगर ये उस पते की बात करेंगे तो विटनेस बन जाएंगे। आप आगे रीड करें। सिविल में कोई ना कोई कहीं मेंशनिंग है तो उसके बेस से पता लगता है, तो कोर्ट के बेस पर ही किसी बंदे का कहीं पे नाम आ रहा है, भाई ये बंदा कौन है, जो आपने मेंशन तो किया और केस में तो आया नहीं ये बंदा, इसलिए स्ट्रेंजर टू सूट तो हो गया क्योंकि दोनों ने नहीं बुलाया। आगे रीड करना उसका। Subject to the provisions of this code as to attendance, interference, and to any law further than being enforced, where the court at any time thinks it necessary. ये क्या है? 165 के पैरा 1 की बात ही हो रही है। Any other law for the time being enforced, और वही सारी चीजें। आगे। To examine any person, including a party to the suit, and not called as a witness. Not called as a witness. अब कोर्ट बुलाएगी तो वो भी क्या हुआ? कोर्ट विटनेस। मतलब अकेला सीआरपीसी में कोर्ट विटनेस नहीं, सीपीसी में कोर्ट विटनेस होता है। हाँ, सेम ही चीज है ना, यहाँ पर भी वही है, सेम ही यहाँ पर है, तो इसलिए और सीआरपीसी के 311 में भी यही बात है बोली, दोनों तरफ सेम लैंग्वेज है। सीआरपीसी में कोर्ट विटनेस हो गए और इसमें इसलिए 311 भी आ गया, इसलिए इसके साथ में ऑर्डर 16 रूल 14 सीपीसी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? मतलब इतनी सारी, अब इन्हीं के बेस पे ये वाला पॉइंट है। तो जब आता है ना क्वेश्चन वर्ड कोर्ट विटनेसेस, आप लिखना क्या? 165, 311 और ऑर्डर 16 रूल 14। इस बंदे को किसी ने नहीं बुलाया, उसको कोर्ट बुलाती है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड प्रेजेंट बिफोर इट। सीआरपीसी के केसेस में केस डायरी के बेस पे, और सीपीसी केस में डॉक्यूमेंट के अंदर नाम के बेस पे, उसके रिगार्डिंग ये पार्ट, इसलिए इसको ये वाले कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, लिख लो इसमें 159। ये लिंक है केस डायरी का। अब ये सीआरपीसी, ये बनता है क्वेश्चन सीआरपीसी का, बट सीआरपीसी वाला है तो डिपेंडेंट डीसीपी सारे का सारा। 159 में लिखो, it relates with the refreshing of the memory.
refreshing of the memory by referring to the memorandum. Referring to the memorandum or writing prepared by a point by himself. हाँ, ब्रैकेट में लिख दो केस डायरी 172 CRPC. B point, writing reduced by another person. इसमें 161 CRPC read with 172 CRPC. C, any professional treatises ब्रैकेट में लिख दो 45 एविडेंस एक्ट एक्सपर्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ में विटनेस हैज अ राइट टू रिफ्रेश. क्योंकि केस लंबा चलता है तो फिर राइट टू रिफ्रेश है. विटनेस हैज अ राइट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी with the court permission. Writing includes accounts, printing, photographs, etc. Even they are not adduced as evidences. अब 160 को एक बार रीड करना. Testimony to facts stated in document mentioned in section 159. A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in section 159, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document. दो बातें हैं यहाँ पे, इसमें लिखो आगे 160 में. Refreshing memory can be regarding the manner, not for particular facts. The manner and not for the particular facts. तो जैसे अब इसके इलस्ट्रेशन को एक बार रीड करके देख लो, पॉइंट उससे बाकी आ जाएंगी चीजें. Bookkeeper may testify to facts recorded by any books regularly kept in the course of business if he knows that the books were correctly kept, although he has provided transactions entered. बैंक ऑफिशियल रिटायर भी हो गया, सिर्फ उसको बुला के ये एंट्री आपने की थी क्या? हाँ मैंने की थी. हाँ मेरी राइटिंग. खत्म. क्या लिखा था उसको भी नहीं याद, ना उसकी गवाही देनी. 160 का एक लिमिट है कि जिस पर्सन ने एंट्रीज की, अभी FIR काटी थी मुंशी ने, आज रिटायर हो गया, सही गलत और वो बातें अलग है. क्या उसने काटी थी कि नहीं काटी थी, उसने देख के उसको रिफ्रेश कर लिया, हाँ ये किया, वही खाता है. इसलिए 160 रीड विद हो जाता है 34 के साथ, 35 के साथ. प्राइवेट रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड, भी फाइनेंशियल से पैसे लेके गया डेटर, हर बार साइन करके गया, कल को उसकी डेथ भी हो जाए तो भी वो रेलेवेंट होती है. बट पॉइंट है अगर वो जिंदा है, उनसे पूछा ये साइन तुम्हारे हैं? हाँ साइन तो मेरे. ये वाला तक की बात होगी. कितने पैसे दिए थे मैं देख के बताता हूँ, हाँ इतने पैसे थे. क्या ट्रांजैक्शन हुई थी देख के बताता हूँ, रिफ्रेश करके, क्योंकि खुद की राइटिंग है, आपके नोट्स हैं. हाँ राइटिंग आपकी है. याद है कि नहीं है दैट डजंट मैटर. यस हाँ रिकॉर्ड आपने बनाया है,
आपके नोट्स हैं, वो आपका ही, आपने याद, हाँ रिफ्रेश करना, तो वो रिफ्रेशिंग ही होगी ना उसको रिफ्रेश करना है। तो ये वही चीज है, 160 की एक लिमिट है, क्या लिखा है इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, कंटेंट क्या है नहीं, हाँ राइटिंग मेरी है, नोट्स मेरे हैं, ये वाला पार्ट है, यहाँ तक की बात है, 160 का इतना ही हद है। हाँ भाई, खुद को समझ में नहीं आ रहा है, खुद का लिखा हुआ डजंट मैटर, हाँ राइटिंग मेरी है, यहाँ तक की बात है। नेक्स्ट अगला लिखो 161। Its object is to check, अभी क्लास है यहाँ पे सर 12 बजे क्लास 12 बजे है, 12 बजे खत्म हो जाएगा। Its object is to check proper use of the document. Proper use of the document. When such document is used. ये लीजिए ठंडा था पानी। में पहले वाला उठा। क्या था वर्ड? Check proper use of the document when थोड़ा सा गर्म सा ले, ठंडा जल्दी हो रहा है पानी से। पूरा करना। When such document is used for refreshing memory. Refreshing memory under 159 and 160. Then only, next line में, then only adverse party gets a right. Then only adverse party gets a right. और इसमें आगे जाके वर्ड है ना, if he requires it, such party may be, if he pleases, cross examine the witness thereupon. ये वाला पॉइंट आ गया, क्रॉस एग्जामिनेशन आ गया तो कॉन्ट्राडिक्शन भी आ गया, राइटली वो चीज है उसके साथ। 161 is dependent on 159 and 160, उनके ऊपर ही है। तो इसमें लिखो जनरली केस डायरी इज अ प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट। But when used under 159, privilege is waived. शील्ड गई वो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में इसमें अगला पॉइंट है, अगले लाइन में, इफ एडवर्स पार्टी मिसेस द अपॉर्चुनिटी, उस टाइम नहीं मांगी, फिर उनकी भी दिया। इफ द एडवर्स पार्टी मिसेस द अपॉर्चुनिटी, इट आल्सो लूजेस हिज राइट। अकेला केस डायरी नहीं, इसमें आगे लिखो डॉक्यूमेंट्स allowed for refreshing memory. बस तो केस डायरी है ये, लिख लो। देन आगे लिखो डिस्कवरी लिस्ट, तो पुलिस वाले बनाएंगे। नेक्स्ट लिखो पीएमआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंडक्टेड बाय डॉक्टर, डॉक्टर ने बना के दे दी, उसका जिक्र कर दिया अपने वर्ड में, उसको शॉर्ट में लिख लिया, अभी इसका रीजन ये पॉइजन, पॉइजन का नाम 2 लाइन में लिख लिया। उसने लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनाई है, विस्रा की रिपोर्ट लंबी चौड़ी बनाई, पुलिस ऑफिसर ने उसमें अपने केस डायरी में लिख लिया पंचनामा, साइन डिक्लेरेशन, थोड़ा कि हो सकता है खाली पेज पे लिखी हो, बोला गया है। नेक्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स गिवन बाय डॉक्टर, हाँ आरएमपी, शॉर्ट हैंड नोट्स, एफआईआर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये वाले सारी चीजें, क्योंकि हो सकता है कि स्कैटर्ड होती हैं ये वाली कई बार चीजें, तो इसलिए उनका यूज सभी का करना है इसके रिगार्डिंग, वो सारा कुछ इसमें फॉलो करेगा। ठीक है, अब 61 भी हो गया, 162 हमने कर ही लिया था पहले, ठीक है, और 63 को रीड करना। Section 163.
giving as evidence of document called for and produced on notice. When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so. तो इसमें पॉइंट वही है ना कि produced on notice, if the party producing it require him to do so. तो इसमें लिखो 163 के अंदर it applies to both civil and criminal cases. Next line, if document is withheld, then adverse inference can be taken and can be barred from producing the document. Next line, document can be exhibited as an evidence when it is produced for the inspection of the court. Inspection of the court. ठीक है, 163 में नोटिस दिया गया, नहीं लाया, एडवर्स इन्फ्लुएंस हो जाएगा, विदहेल्ड कर दिया, बाद में नहीं ला सकते. 164 कंटिन्यूएशन है 163 की. जब बोला गया तब क्यों नहीं लेके आए? अब दूसरी पार्टी उसकी सेकेंडरी एविडेंस लेके आ रही है कोई डॉक्यूमेंट का, तब वो कहता नहीं इसमें ऐसा नहीं लिखा था, ओरिजिनल कुछ और लिखा था. नाउ ही इज बार्ड, क्योंकि नोटिस हुआ तब क्यों नहीं लेके आए. इसलिए 164 कंटिन्यूएशन सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट पैराग्राफ में 164 requires compliance of court orders. If party refuses to produce a document on notice, then it is barred to produce at the later stage. Producing at the later stage. ठीक है. वन 164 read with 130 and 131 भी हो जाएगा. नेक्स्ट पर अगला 165 पे थोड़ा सा मेंशन कर लो, बाकी कर तो चुके हैं जैसे उसके रिगार्डिंग. 165 gives special powers, इसलिए 165 132 एक तरीके से वो जान है इसकी दोनों. 165 gives special powers to the court to ask any question whether relevant or irrelevant. For the purpose of finding out the proper proof. For the proper proof of relevant facts. Court can summon any document or thing from any person. Summon any document or thing from any person इसमें मेंशन भी कर दो 165 ब्रैकेट में लिख के. एविडेंस एक्ट, रीड विद 311 CRPC and order 16 rule 14.
and order 18 rule 17. Bracket close. Further लिखो, the powers has certain restrictions. First, judgment must be based on relevant facts. Duly proved. Second, the privileged communications can't be waived off. Bracket में लिख देना 121 to 131 Evidence Act 121 to 131. ठीक है, तो ये restrictions होगी. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, कोर्ट कैन आस्क इम्प्रॉपर क्वेश्चंस without reasonable grounds. ब्रैकेट में 148 and 149 मेंशन कर दो. नेक्स्ट लाइन लिखो, कोर्ट कैन नॉट डिस्पेंस विद primary evidence generally, but can dispense with secondary evidence as per section 65. But court can't be a mute spectator. It has a active role. Therefore, these powers are given. To extract the evidences and the examinations under 165 is on oath क्योंकि विटनेस होगा तब उसके रिगार्डिंग भी आ जाएगा. बट इसमें एक वर्डिंग लिखी गई जैसे इसके रिगार्डिंग आप देखना, इसमें लास्ट प्रोवाइजो को पूरे को रीड कर दो. Provided also that this section shall not authorize any judge to compel any witness to answer any question or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under section 121 to 131, both inclusive, if the question were asked or the document were called for by the adverse party, nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 148 or 149, nor shall be dispensed with primary evidence of the document except in the cases herein. जहाँ पे सेकेंडरी अलाउड है वहाँ पे प्राइमरी डिस्पेंस विद कर लिया जाएगा इसके रिगार्डिंग. हाँ, वो 92 वाला क्राइटेरिया बनता है इसमें. ठीक है, और ऊपर एक वर्ड था जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसकी सेकंड लास्ट लाइन, नॉट देयर शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी क्रॉस एग्जामिनेशन एनी विटनेस अपॉन एनी गिवन इन रिप्लाई. इसमें एक वर्ड था कि कोर्ट की परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसे उसके रिगार्डिंग. हाँ, स्पेसिफिकली लिखा है ना, कोर्ट की लीव से ही क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ये पॉइंट है इसमें. तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ये लाइन ऐड कर दो बस. तो मतलब उसके पास पावर है, बट वही है कि जजमेंट है वो हमेशा रेलेवेंट फैक्ट्स पर ही होनी चाहिए. ठीक है. 166 पावर्स ऑफ जूरी और असेसर्स टू पुट क्वेश्चंस. ये वही हो गया. आज के टाइम में हम जूरी वाला पार्ट है वो खत्म हो चुका है, इसलिए 166 ये रेलेवेंट हो चुका है. क्या नानावती, हाँ वही. ठीक है. 167 को रीड कर दो. वो लास्ट केस ही था ज्यूरी का, क्योंकि ज्यूरी सुप्रीम कोर्ट के बाद आती थी तो बायसनेस वाले इश्यूज रहते थे. ब्रिटिशर्स ने रखा था अपने पर्सन को फेवर करने के लिए. 167
rejection of evidence. The improper admission or rejection of evidence shall not be a ground of itself for a new trial or reversal of decision in any case. It shall appear to the court before such objection is raised that independently of the evidence objected to and admitted, there was sufficient evidence to justify the decision of that if the rejected evidence had been received, it ought not to have weighed the decision. मतलब कुछ एविडेंसेस, कुछ विटनेसेस को कंपेलिंग करके उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह दे दी, दिलवा दी गई, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया तो पूरे केस के मटेरियल फैक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इम्प्रॉपर एडमिशन, अगर एडमिशन था मतलब वैसे बेसिकली वही वाला पॉइंट आ गया, उनका उनके अलावा इंडिपेंडेंट एविडेंसेस के बेस पे स्टैंड कर सकता है, देन इट विल नॉट इम्पैक्ट। तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस, उसके बेस पे नया ट्रायल नहीं होगा, बार ऑन न्यू ट्रायल। इसके रिगार्डिंग क्या होगा कि मान लो 10 विटनेसेस, उनमें 2 विटनेस या 3 विटनेस ट्यूटेड है, ये प्रूव हो गया, फिर भी बाकियों के स्टेटमेंट के बेस पे कन्विक्शन प्रॉपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और एक पॉइंट ये भी रहता है इसी के रिगार्डिंग कि जैसे मींस मैटर नहीं करते, जैसे चोरी से डॉक्यूमेंट असली ले आए, ठीक है, तो वो एक अलग इशू है, अलग ऑफेंस बन जाएगा, बट इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसको मतलब बोला ये गया मेरे पास था इसलिए इम्प्रॉपरली एडमिट कर लिया गया, बट है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना, इसलिए वैलिड रहेगा। अगर तो बाय फोर्स वाला कंपेलिंग है, उसको निकाल के भी बाकी एविडेंसेस पे स्टैंड कर सकता है, वैलिड है। हाँ, कट उनको रिजेक्ट भी कर दिया, इंडिपेंडेंटली स्टैंड, अगर वही प्राइम विटनेस थे, वही ट्यूटेड थे, फिर फर्क पड़ता है। इसलिए ये मतलब एक उस तरीके से नहीं है, पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट एविडेंस पर स्टैंड करना चाहिए। हाँ, तो भी उसके अलावा अगर बाकी एविडेंस से प्रूव हो रहा है, उसका एडमिशन धक्के से दिलवाया गया कोर्शन से, चलो उसको निकाल देते हैं, बाकी एविडेंस से प्रूव हो रहा है, ठीक है। इसलिए एक और पॉइंट भी है 167 को हम रिलेट करते हैं 29 के साथ में भी, स्ट्रिंग ऑपरेशन में एडमिट करवा लिया, रिकॉर्डिंग और वो चीजें वैलिड है। इम्प्रॉपर एडमिशन में देखा जाए तो वो सारे के सारे कौन सा ग्रुप आप लोगों का? इवनिंग। इसके हेड नोट्स को रीड करना, आ गया आपके पास? अच्छा, यस, साइंस के हेड नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसके रिगार्डिंग लैंडमार्क जजमेंट है। Electronic evidence produced for the inspection of the root is the documentary evidence. The electronic record proof of oral evidence. Any documentary evidence by way of electronic record, such evidence act in view of the section 59 and 65A can be proved only in accordance with the procedure prescribed under section 65B. Thereafter, the question would arise as to the genuineness thereof, and is in that situation, the resort can be made to section 45A. Thus, Evidence Act does not contemplate or permit the proof of the electronic record by oral evidence. Oral evidence if requirements under section 65B of the Indian Evidence Act are not complied with. C. Indian Evidence Act electronic record secondary evidence permissibility of general especially personal evidence. स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल। हाँ, स्पेशल लॉ प्रिवेल, क्योंकि एविडेंस एक्ट के सारे प्रोविजन हो गए जनरल, 65AB हो गया स्पेशल, वो प्रिवेल ओवर करेगा, दैट रिक्वायर अ सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट के बिना उसको एडमिसिबल नहीं किया जाएगा, ये इसलिए लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट से इसको रीड करना हेड नोट को, आगे नेक्स्ट केस सेंड कर दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में इनके सिर्फ इस केस के आपने इसमें हेड नोट्स को ही करना है, जैसे requirement of certificate applicability of procedural requirement under section 65B4 of the Indian Evidence Act of Commission certificate is to be applied only when such electronic evidence is produced by a person who is in a position to
produce such certificate being in control of the said device and not of the opposite party. In the case where electronic evidence is produced by a party who is not in possession of a device, applicability of section 63 and 65 of the Indian Evidence Act cannot be held to be excluded. अब मैंने सबसे लेटेस्ट भेजा उसको, ये सबसे लेटेस्ट केस है। अभी एक और भी वो भेजता हूँ, ये वाले इसके हेड नोट, इसमें अनवर बशीर को भी डिस्कस किया गया, ठीक है। और इसमें जैसे पॉइंट बेसिकली वही बोला गया है। इवन एक केस था तमाशो ब्रूनो वाला केस भी था, हाँ वो भी है इसके अंदर ही मेंशन। तो इसमें जो सबसे लास्ट में भेजा है इसके हेड नोट्स, और अगर ये पूरा पढ़ा जाए तो पूरा पढ़ लो, तो इसमें सारे टू द पॉइंट वो सारे मतलब मेंशन है, पुराने केसेस को सारों को चेक किया, काफी सारे केस हाईलाइट किए गए इसमें। सर्टिफिकेट देना है, हाँ अब सर्टिफिकेट वाला पॉइंट है, अभी कहाँ से आया, इस तरीके से हो गया जैसे वो फॉरवर्डेड होगी ना, ओरिजिन क्या है उसका, क्योंकि मॉफ्ट वाला इशू आ गया ना, लिख और वो पीछे से वर्डिंग और डाल दी, इसलिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी मतलब जिसने है वो लिख के दे हाँ मेरे पास से है, वो सर्टिफिकेट का मीनिंग यहाँ पर यही है, इसलिए इस चीज को डिस्कस किया गया इसके रिगार्डिंग। सिंपली व्हाट्सएप रिकॉर्ड इज 0। अच्छा कर दिया, बट वो दूसरे पार्टी सामने ढंग से हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है चीजों की इनकेस के रिगार्डिंग। ये जो भी लेटेस्ट मैंने अभी सेंड किया उसमें वो स्पेसिफिकली उसी चीज पे स्ट्रेस दिया गया। और एक और केस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, मॉर्निंग इवनिंग आ गया। बालकृष्ण, ये दोनों इकट्ठे से हैं दोनों। बेसिकली तो इससे पहले वाला था अर्जुन वाला लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके हेड नोट्स को आपने फॉलो करना, वो 20 का केस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को निकाल कर लिख लो, बशीर वाला हो गया, अर्जुन वाला हो गया, पी गोपालकृष्ण वाला हो गया, एक शफी का और था थोड़ा सा, एक रविंद्र और रविंदर सिंह वाला आ गया ना, ये 22 का है केस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाला है। अच्छा इसमें लास्ट में जाके था सी पॉइंट, हाँ हाँ Certification of electronic evidence requirement of electronic evidence produced before the High Court should have been in accordance with the statute and should have complied with the certification requirement for it to be admissible in the court of law. Oral evidence in the place of such certificate cannot possibly suffice as section 65(b)(4) is the mandatory requirement. हाँ इसका पैराग्राफ 20 पे आ जाओ, इस जजमेंट के पेज नंबर है 10 पे, इसकी वो सारी रीड करनी है आपने इसमें उस, हाँ तो यही केस और इसके मैंने आपको अर्जुन वाले के हेड नोट्स करने और इसका पैराग्राफ 20 को करना है, जिसमें अनवर भी आ जाएगा। और इसमें उन्होंने स्ट्रेस केसेस भी दिए, 22 की जजमेंट में भी उसी पॉइंट पे आ गया, शफी वाला केस इसी में ही है, 20 के अंदर ही मेंशन किया हुआ है। तो सर्टिफिकेट पे भी ऑथेंटिसिटी क्या है, ऐसे कहीं से उठा के ले आए जैसे चीजें, सर्टिफिकेट तो लगाओ ना उसके साथ में कि हाँ मैं ये वहां से लाया, ऑथेंटिक मतलब वहां से ओरिजिनेट हुआ, जैसे वो वाला क्रेडिट, उसको एज एन एविडेंस बनाना है तो वो क्राइटेरिया है। तो इसमें जैसे मेंशन भी कर दिया कि वो इसको मानेंगे सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के रूल इस पे अप्लाई होते हैं, बट 65A एंड B के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो उसके लिए सर्टिफिकेट लगा के उसको सेकेंडरी, क्योंकि ओरिजिनल तो वहीं पे रह गया, मान लो ये DVR है, DVR का ओरिजिनल तो यहीं पे रह गया, इसलिए इसकी कॉपी करके ले जाए तो हाँ भी हमारे पास लगा, हमने हमारी रिकॉर्डिंग होती है, डिवाइन वाले लिख के दे, फिर उसकी कॉपी ले जाओ, फिर पेन ड्राइव में ले जाओ, CD में ले जाओ, बट विद द अथॉरिटी हमारे पास, क्योंकि कल को ओरिजिनल मांगना हो तो इनको भी हाँ भी ये मॉफ्ट और वो चीजें नहीं है, लाइबिलिटी आ गई ना वहां पे। हाँ हाँ व्हाट्सएप चैट, हाँ ये वाला पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उसमें क्या होगा, जैसे आपका व्हाट्सएप है, आपके पास किसी ने भेजा, अब आपका ओरिजिनल तो है, आप एफिडेविट उसके लिए हाँ मेरे पास आया था मैं दे रहा हूँ, मेरे पास सबसे पहले, ऐसा कुछ ये चीजें आ जाएंगी। वो जो होती है ना मूवी के स्टार्टिंग में
डिस्क्लेमर है फिक्शन ठीक है। तो ये वाला जो पैराग्राफ 20 इसको मेंशन करना है, अर्जुन वाला हो गया। ये आपका कुल मिला के 2 एक पेज बन जाएंगे, इतना सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये एट प्रेजेंट क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए मैंने आपको दे दी चीजें। ठीक है, एविडेंस खत्म अपना। There is a question 20 मार्क तक का रहता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, हाउ इट इज प्रूव्ड, और 65B का टाइटल क्या है? This is in which secondary 65B कैपिटल B, admissibility of electronic. व्हेन इट इज एडमिसिबल, इसलिए 65B को बस एक बार 65B को रीड करके फिर इन हेड नोट्स को रीड करना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें सारा चीजें, क्योंकि कंप्यूटर्स हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, कैमरा है, DVR है, क्लाउड है, AI गया सारा कुछ, तो फिर उसका सर्टिफिकेट तो चाहिए। ऐसे हम रैंडमली थोड़ा उठा के कहीं से कहीं दे देंगे, देखो जी ये उसकी ऑथेंटिसिटी का फैक्टर। इसीलिए ही जब भी चाहे कहीं पर भी हो, उसके साथ सर्टिफिकेट लगा के वो लगेगी, वो चाहे हो फॉरवर्ड, बट सर्टिफिकेट लग गया वो ओरिजिनल बन गया। कॉपी की कॉपी को हम सेकेंडरी नहीं मानते हैं, यहाँ पे कॉपी की कॉपी को हम सेकेंडरी मान लेंगे अगर सर्टिफिकेट है। अब ये वाली हमारे यहाँ से गई है, बस हो गया। अब वो कॉपी की कॉपी बिकम सेकेंडरी। हाँ, टेस्टेड डॉक्यूमेंट हो गया। हाँ, कॉपी अब टेस्ट होती है, वो बन गया। सेम बात यहाँ पे बन गया। इसके लिए ये है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। प्रेजेंट हरियाणा में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर 20 मार्क। डाउट सब बताओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देखिए, और जो मैंने भी बताया उनको आज ही करके छोड़ देना 2-3 पेज पे। ठीक है, या प्रिंट आउट निकाल लेना 3 पेजेस पे और उनमें हाईलाइट। हाँ, यस, ऑनलाइन एनी डाउट्स? क्लास